ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस मांगा है। हम लोगों के लिए तो वैसे भी हम एओआर की तैयारी कर रहे हैं, तो एओआर के एग्जाम के लिए भी आर्टिकल 143 का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस चाहे आर्टिकल 143 का हो, आर्टिकल 137 का हो, या फिर और कोई रेफरेंस हो। जब सुप्रीम कोर्ट को कोई बात पूछनी होती, सुप्रीम कोर्ट से कोई बात पूछनी होती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को या सरकार को, तो वो रेफरेंस देता है। इसको इन री करके लिखते हैं, इन री बेरूबरी केस, इन री, ऐसे इन रेफरेंस ऑफ, मतलब सरकार ने रेफरेंस मांगा है, प्रेसिडेंट रेफरेंस मांगता है। और अभी का रेफरेंस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार देश में 10 कानून ऐसे बने जो कि अपने आप कानून बन गए। प्रेसिडेंट का साइन भी नहीं है उस पर, गवर्नर का साइन भी नहीं है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो यही कहता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ही उसको साइन करेगा, तभी कानून का रूप लेगा। इवन पार्लियामेंट कैन पास द लॉ, बोथ द हाउसेस कैन पास द लॉ, बट इट कैन नॉट बिकम अ law without signing by the president. That is why we call that the parliament includes लोक सभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो हम कहते हैं कि भाई बिना प्रेसिडेंट के कानून तो सुप्रीम को पास कर दिया है, अगर पार्लियामेंट ने इतने बड़े स्तर से, वो भी कानून का रूप नहीं ले सकता, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए चाहिए। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हुए, मैं ये शब्द इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हुए, क्योंकि आर्टिकल 145(3) में ये कहा गया है कि if there is a requirement of the interpretation of the constitution, then there must be in 5 judges bench, at least 5 judges bench। जब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का नंबर आया तो एक आर्टिकल 145 ये कह रहा है कि 5 जजेस की बेंच चाहिए। अब आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी कर दिया और 2 जजेस की बेंच ने किया, तो एनामली तो क्रिएट होनी थी। और एनामली इतनी क्रिएट होनी थी कि अब उस पर प्रश्न खड़े हो रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या, उसके फैक्ट भी जानने जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि साहब गवर्नर जो है वो बहुत समय हो गया है, गवर्नर हमने कानून बनाकर दिए हैं, उन कानूनों पर साइन नहीं कर रहे हैं। गवर्नर कहता है कि हमें कानून समझ में नहीं आ रहे थे, उसमें कुछ मेरे डाउट्स थे, इसलिए हमने उन कानूनों को प्रेसिडेंट के पास भेजा है कि प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे दे। ऐसा इसलिए क्योंकि वी आर द यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वी आर द यूनिटरी कंट्री। हम सिंगल कंट्री हैं, हम राज्यों का समूह नहीं है। राज्य तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी उसमें किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमने किया है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर पावर नीचे इस्तेमाल करेगा, चूंकि प्रेसिडेंट ही सोल सॉवरेन होता है, वो पावर का इस्तेमाल करेगा, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नीचे भेजता है जिसको हम गवर्नर कहते हैं। इफ द गवर्नर इज नॉट सेटिस्फाइड, if the governor is not satisfied, then he retained the bill and asked to the president that what may be the situation, I have to sign or not। तो प्रेसिडेंट उस पर अपना कंसेंट देता है, तो फिर गवर्नर उसको साइन करता है या नहीं करता है। अब वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रखे हुए थे या भेज दिए गए थे, और उधर वो सुप्रीम कोर्ट से ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 3 महीने में कंसेंट नहीं दी गई है, असेंट नहीं दी गई है, तो ये कानून मैं ऑर्डर करता हूं कि अपने आप कानून बन जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट की पावर का इस्तेमाल कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर की पावर का इस्तेमाल कर सकता है? नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ आर्टिकल 142। अंडर आर्टिकल 142 और अंडर आर्टिकल 141, 141 में उसने दे रखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंटरप्रिटेशन कर दिया है, किसी कानून का इंटरप्रिटेशन कर दिया है, देन दैट बिकम्स द लॉ, वो बाइंडिंग है सभी के ऊपर। आर्टिकल 142 ये कहता है कि इफ देयर इज एब्सेंट ऑफ लॉ, देन द सुप्रीम कोर्ट कैन फॉर्म द लॉ फॉर एंड ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय कंप्लीट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर आदेश कर देता है, 142 के तहत वो कानून बन जाता है। लेकिन द प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 142, प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 में ये सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही हैं, वो कह रही है क्या आर्टिकल 142 इज टू डिफाइन द प्रोसीजरल लॉ और द सब्सटेंटिव लॉ। बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा बारीक क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने कोर्ट्स को मैनेज करे, वो प्रोसीजर मैनेज करे, अगर कहीं प्रोसीजरल डिफॉल्ट है, डिफेक्ट है, तो उसको कर ले, अपनी कोर्ट सुचारू रहे उसके लिए कानून बना दे। नाउ द प्रेसिडेंट इज आस्किंग अंडर आर्टिकल 143 कि क्या सब्सटेंटिव लॉ का भी वो कानून बना सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का राइट है। तो यहां पर एनोमली क्रिएट हो गई कि क्या
5 जजेस की बेंच चाहिए थे या 2 जजेस की बेंच है। 142 की पावर प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है। तीसरी बात यह है, क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्या स्ट्रक्चर भी पास कर सकता था, सुप्रीम कोर्ट कह भी सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 10 कानूनों को लागू करवा दिया, और वो भी गवर्नर की असेंट के बगैर। तो सवाल यही है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, एंड द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन बी ओवरराइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब ये कानून तो बन गया था, हम सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब कानून के जानकार हैं और कानून के पुरोधा हैं। उन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया, उसको ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 143, हमने आर्टिकल 141 की चर्चा की, 142 की चर्चा की, हमने आर्टिकल 145(3) की चर्चा की, और अब हम कर रहे हैं आर्टिकल 143। नाउ आर्टिकल 143 प्रोवाइड द पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आस्क द क्वेश्चंस। भारत के राष्ट्रपति रेफरेंस मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। इसका प्रोसीजरल मैकेनिज्म, द प्रोसीजरल मैकेनिज्म ऑफ रेफरेंस इज गिवन इन द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीजरल रूल है, जो जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। उसके ऑर्डर 42, 43 और 44। ऑर्डर 42 में आर्टिकल 143 के रेफरेंस हैं, आर्टिकल ऑर्डर 43 में आर्टिकल 317 के रेफरेंस है, और आर्टिकल 44, आर्टिकल कह रहा हूं, ऑर्डर 44 में अदर रेफरेंसेस। तो यहां पर जो क्वेश्चन आया है वो आर्टिकल 142 रेड विथ आर्टिकल ऑर्डर 42 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 143 और सुप्रीम कोर्ट रूल्स का ऑर्डर 42, इन दोनों को मिलाकर देखना है। एक और क्वेश्चन जो उन्होंने कर दिया है वो आर्टिकल 131 का है, खैर उस पर हम लेटर ऑन आएंगे। हियर दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, यहां पर एक बात और है कि वो रेफरेंस मांग सकती है और सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस देने के लिए बाध्य नहीं। इट वॉज डिसाइडेड इन 1962 इन रेफरेंस ऑफ इंडो पाक एग्रीमेंट। इंडो पाक एग्रीमेंट को पूछा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मना कर दिया था और कहा था कि इंडो पाक एग्रीमेंट को लेकर हम आपको सलाह नहीं दे सकते। क्लियरली एक बार राम मंदिर के केस में, जो अयोध्या का मंदिर है, अयोध्या मंदिर केस में, जिसको हम रेफरेंस 1993 के नाम से जानते हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वी कांट गिव यू द रेफरेंस। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहता है कि कांट गिव यू द रेफरेंस? तो उसने कहा कि ये मामला कोर्ट में जाने दीजिए, कोर्ट में आने के बाद हम डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, बिकॉज इन केस ऑफ रेफरेंस आस्क्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट, उसकी प्रोसीजरल मैकेनिज्म ऑर्डर 42 में ये दे रखी है कि सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगी। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आस्किंग द क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट, नाउ इट हैज टू बी प्रेजेंट बिफोर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। He will forward to the Chief Justice of India. Chief Justice of after taking it, they will issue the summons. They will call Attorney General for India. After calling to the Attorney General for India, they will ask another stakeholders of such reference. यानी कि दूसरे राज्य हो सकते हैं, कुछ और पार्टियां हो सकती हैं, कुछ और उसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जो कि उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए। Now the Supreme Court will ask the questions from all of them. And after that they will decide. That decision, it's a very important matter. The decision under Article 143 is not a judgment, it is a Supreme Court report. क्या है? आर्टिकल 143 में जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट मींस it's not a judgment. If it's not a judgment, then it cannot be binding on the parties. अगर वो जजमेंट ही नहीं है, डिग्री नहीं बनी, तो पार्टी बाइंडिंग कैसे हो सकता है? That is why the decision under the reference under Article 143 is not binding on the parties. क्योंकि पूरी फुल तो सुनवाई हुई नहीं। हम जजमेंट इसको कहते हैं जिसमें पूरे सारे सब्सटेंस आ गए, लोगों ने अपनी पूरी बात कह ली, उसकी जो एनालिसिस हमने कर ली, एडजुडिकेट कर लिया, एडजुडिकेट करने के बाद डिसीजन दिया। तो देखिए,
यहां इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ओनली द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओनली द बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट can't decide without hearing both the parties. It's a audi alteram partem decided by the Menaka Gandhi that without hearing the another party we cannot decide it. If the case is decided without the hearing the party, then that judgment is not valid in the eyes of law. वो कानून की नजर में वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सबको सुनोगे तो हो ही, और रेफरेंस के मामले में आर्टिकल 143 के रेफरेंस के मामले में सबको सुना नहीं जाता है, और खुली बेंच में चूंकि नहीं सुना जाता है, इसलिए आर्टिकल 143 का जो भी रेफरेंस दिया है, जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया, दैट इज नॉट बाइंडिंग, बिकॉज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिपोर्ट। ठीक है, 143 में उसको किसी भी मामले में, केवल वो मामले छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल बात आप पूछ रहे हैं उनको जवाब नहीं देगा, फिल्ती बात पूछ रहे हैं जवाब नहीं देगा, वैक्यू बात पूछ रहे हैं जवाब नहीं देगा, फालतू की बात पूछ रहे हैं जवाब नहीं देगा। इफ देयर इज अ नीड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ देयर इज अ नीड फॉर द सम नेशनल इंपॉर्टेंट इशू, then you can ask for the reference and Supreme Court will give you reference, but keep in mind Supreme Court is not binding to give the reference. अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि जब दो जजेस की बेंच ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की पावर को सुप्रीम कोर्ट की पावर को एक्सीड कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओवरराइड कर दिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरकार क्या कर सकती थी? सरकार पार्लियामेंट जाती और पार्लियामेंट में जाकर उसको खत्म कर देती, जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में किया। लेकिन सरकार ने एक अच्छा रास्ता अपनाया, दे आस्क्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, क्या ये बातें ठीक है? क्या क्या पूछा उन्होंने कहा क्या आर्टिकल 142 में प्रोसीजरल गैप भरने का आर्टिकल है या फिर सब्सटेंटिव लॉ भी बना सकते हैं? बड़ा क्वेश्चन है। फिर उन्होंने पूछा क्या गवर्नर की पावर, प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट किया जा सकता है? बड़ा क्वेश्चन था। फिर उन्होंने पूछा कि हमें ये बताएं कि जो रेफरेंसेस के केसेस हैं उनमें कितनी पावर इस्तेमाल की जा सकती है। आर्टिकल 133 का भी, 131 का भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं, आर्टिकल 131 इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल, बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन सेंट्रल एंड मोर देन वन स्टेट और दिस टाइप ऑफ, तो इसमें वो जो है वो पूछ लेता है, वो आर्टिकल 131 में आता है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि आर्टिकल 143 बनाम आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 का मैटर भी क्या 143 में पूछा जा सकता है? जवाब आया, पहले केसेस आ चुके हैं, जवाब आया नो, वो सॉरी, जवाब आया 131 को ओवरराइड करता है 143। ये है केस का नाम, अगर आप लिखना चाहें तो केस का नाम है स्टेट ऑफ बिहार बनाम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो बिहार 1970 का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइंड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 131 को ओवरराइड करता है 143, यानी कि 131 का रेफरेंस है, 131 का केस है, फिर भी 143 में पूछा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है 131 का मामला है, क्या आर्टिकल 32 में जाया जा सकता है? आर्टिकल 32 इज अप्लाइड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ओनली, सो स्टेट इज अ legal personality, yes, no doubt state is a legal personality, whether the state having the fundamental rights also, अगर स्टेट के फंडामेंटल राइट है तो 132 में जा सकता है। अगर स्टेट के फंडामेंटल राइट का मामला नहीं बनता है, ओनली द ह्यूमन बीइंग हैविंग द फंडामेंटल राइट, देन हाउ कैन यू अप्लाई फॉर आर्टिकल 32? तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने पूछा कि 32 के तहत क्या स्टेट के मामले आ सकते हैं? 131 के मामले आ सकते हैं, 32 में क्या? ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से पूछा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है ये एनोमली खत्म होनी चाहिए। नाउ देयर मस्ट बी एन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और इसको खुली कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाकर इसका निर्णय होना चाहिए रेफरेंस के अलावा भी, क्योंकि रेफरेंस 143 का बाइंडिंग नहीं होता है, ओपन बेंच का जजमेंट बाइंडिंग होता है, वो 141 का जजमेंट कहा जाता है। 143 का रेफरेंस कभी 141 नहीं हो सकता, इसलिए उसको रिपोर्ट कहा गया, वो जजमेंट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अच्छा सवाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पूछा है सुप्रीम कोर्ट से और एनोमली को खत्म करने की कोशिश की। हम लोगों ने इसके लिए चर्चा की कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पेपर आता है, उसमें आर्टिकल 141, 142, 143 सुप्रीम कोर्ट रूल्स का ऑर्डर 42, 43, 44
आर्टिकल 317, ये सब कॉम्पैक्ट रेफरेंसेस के मैटर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जनरल कोर्ट के प्रैक्टिस प्रोसीजर पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से लगभग हर वर्ष आता है। दैट इज वाई वी डिस्कस्ड। ओके, थैंक यू।